हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मैं कुलदीप जैन आपका स्वागत करता हूं। सामान्य ज्ञान के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की हमारी श्रृंखला है, इस श्रृंखला की ये हमारी 8वीं वीडियो है। तो इसमें हम देखते हैं मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती परीक्षा के 20 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आने वाली सभी महत्वपूर्ण सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, होलकर राजवंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? यशवंतराव होलकर, मल्हारराव होलकर, अहिल्याबाई होलकर या शिवाजीराव होलकर। पूछा गया है होलकर राजवंश की जो स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी? तो होलकर राजवंश की जो स्थापना है दोस्तों, वो होलकर राजवंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? याद रखना दोस्तों, मल्हारराव होलकर। मल्हारराव होलकर के द्वारा होलकर वंश की स्थापना की गई थी। और होलकर वंश का जो साम्राज्य था वो मालवा क्षेत्र में देखने को मिलता है, इंदौर और इंदौर के आसपास वाला क्षेत्र। और ये अहिल्याबाई भी होलकर साम्राज्य की एक शासिका रही हैं। नेक्स्ट, ख्याल गायन के लिए विख्यात इंदौर घराने की स्थापना किसने की? सबसे पहले पूछा है जो ख्याल गायन है इसके लिए प्रसिद्ध हैं और उनका घराना कौन सा है? इंदौर। तो इंदौर घराने की जो स्थापना है, इस इंदौर घराने की स्थापना करने वाले कौन थे? इंदौर घराने की स्थापना करने वाले थे दोस्तों आमिर खान। जो आमिर खान है ये किसके लिए फेमस थे? आमिर खान फेमस थे ख्याल गायन के लिए। और किस घराने की इन्होंने स्थापना की थी? इंदौर घराने की। तो इंदौर घराने के जो संस्थापक थे उनका नाम था क्या? आमिर खान। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की खोज पुस्तक खालिस्तान द्वारा लिखी गई थी। भारत की जो खोज पुस्तक है किसके द्वारा लिखी गई? R.C. मजूमदार, जवाहरलाल नेहरू, M.K. गांधी, सरोजनी नायडू। तो दोस्तों इसका आंसर है जवाहरलाल नेहरू। जो भारत की खोज डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये बुक किसके द्वारा लिखी गई? जवाहरलाल नेहरू। हमने देखा था कि जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस पर हम क्या मनाते हैं? 14 नवंबर को बाल दिवस 14 नवंबर को मनाते हैं। इसी के साथ साथ एक और दिवस था, विश्व मधुमेह दिवस भी दोस्तों कब मनाते हैं हम? 14 नवंबर को मनाते हैं, जो कि जवाहरलाल नेहरू का जन्म दिवस था, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू बच्चों से बहुत प्रेम किया करते थे। महात्मा गांधी की बात करें तो महात्मा गांधी इनकी एक बहुत फेमस पुस्तक है, सत्य के 7 प्रयोग। ये इसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। तो ये किसकी पुस्तक है? महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को भारत वापस आए थे और इस दिन मनाते हैं हम प्रवासी भारतीय दिवस। क्योंकि प्रवासी भारतीय दिवस क्यों मनाते हैं? क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से लौट करके भारत वापस आए थे। इसी के कारण से 9 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस। 10 जनवरी को क्या मनाते हैं? 10 जनवरी को हम मनाते हैं विश्व हिंदी दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे? भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे, पहले निर्वाचन आयुक्त थे, याद रखना, सुकुमार सेन। जो निर्वाचन आयुक्त भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे वो थे सुकुमार सेन। वर्तमान में जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो हैं राजीव कुमार, और इनके साथ में 2 सहायक आयुक्त हैं। इनका एक तो है राजीव कुमार और दूसरे हैं अनूप चंद पांडे। तो अभी वर्तमान में जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं वो कौन से हैं? राजीव कुमार। और राजीव कुमार के साथ ये मुख्य चुनाव आयुक्त हो गए, और 2 आयुक्त हैं, चुनाव आयुक्त हैं, उनका नाम, एक का है राजीव कुमार और दूसरे हैं अनूप चंद पांडे। एक और फैक्ट है इसके बारे में कि भारत के जो चुनाव
आयोग की स्थापना, निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को भारत के मुख्य चुनाव आयोग राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को। इसी के लिए हम 25 जनवरी को क्या मनाते हैं? मतदाता दिवस। मतदाता दिवस हम कब मनाते हैं? 25 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष खालिस्तान को मनाया जाता है। तो जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस है प्रत्येक वर्ष हम मनाते हैं 25 जनवरी को। और क्यों मनाते हैं इसी दिन? जो हमारा भारतीय चुनाव या भारतीय निर्वाचन आयोग, इसकी स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 25 जनवरी 1950 को दोस्तों भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी। और इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो कौन थे? सुकुमार सेन, जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे सुकुमार सेन। वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में अभी देखा है हमने, एक तो होता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त, जो कौन है वर्तमान में? राजीव कुमार। और इसके साथ में दो होते हैं इसके आयुक्त, वो हैं, पहला है इसमें भी राजीव कुमार और दूसरे हैं इसमें अनूप चंद पांडे। आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किस मीडिया समूह ने 2017 में आईपीएल के लिए 5 साल का मीडिया अधिकार जीता था? 2017 में जो आईपीएल हुआ था उस समय जो मीडिया अधिकार था वो 5 साल के लिए जीता था किसने? स्टार इंडिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप 2016 किसने जीती थी? सिद्धार्थ पारिक, मनन चंद, महेश यादव या आदित्य मेहता? तो जो 2016 में स्नूकर चैंपियनशिप आयोजन हुआ था वो जीती थी आदित्य मेहता द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कारगिल युद्ध को अन्य किस नाम से जाना जाता है? कारगिल युद्ध को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन विश्वास, ऑपरेशन शौर्य, ऑपरेशन परमवीर। तो जो कारगिल युद्ध है, याद रखना दोस्तों ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कारगिल युद्ध है कब हुआ था? तो ये हुआ था 26 जुलाई 1999। और कारगिल विजय के लिए एक ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन विजय। तो जो कारगिल युद्ध है उसको किस नाम से भी जाना जाएगा? ऑपरेशन विजय, क्योंकि कारगिल युद्ध के दौरान कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन विजय। इसीलिए कारगिल विजय दिवस कब मनाते हैं? 26 जुलाई को। चूंकि क्या हुआ था, ये युद्ध हुआ था, तो 26 जुलाई को हम क्या मनाते हैं? 26 जुलाई को आयोजन करते हैं कारगिल विजय दिवस के रूप में हम मनाते हैं 26 जुलाई। तो याद रखना है कि कारगिल युद्ध को किस नाम से जानते हैं? तो हम कारगिल ऑपरेशन विजय के नाम से भी जाना जाता है। ऑपरेशन, याद रखना दोस्तों, ऑपरेशन अब अभी हाल ही की न्यूज है, ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। किसके लिए चलाया गया था? ऑपरेशन गंगा चलाया गया था यूक्रेन में जो भारतीय फंसे हुए थे उनके निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। हाल ही में रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ था, उस दौरान ये ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। ऑपरेशन देवी शक्ति की बात करें दोस्तों, तो ऑपरेशन देवी शक्ति कब चलाया गया था? जब अफगानिस्तान में जब भारतीय फंसे थे, वहां से भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया था। ऑपरेशन पोलो एक और ऑपरेशन है, ऑपरेशन पोलो। ये 1948 में हैदराबाद का विलय भारत में करने के लिए ऑपरेशन पोलो चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा भारत का एक स्थल सीमा राज्य नहीं है? ऐसा राज्य जिसकी सीमा समुद्र से लगती है, तो उसका सही आंसर है उड़ीसा। उड़ीसा की जो सीमा है भारत में समुद्री क्षेत्र से लगती है, तटीय सीमा उड़ीसा में हमें देखने को मिलती है।
छत्तीसगढ़ की सीमा नहीं लगती है, झारखंड की भी नहीं लगती और हरियाणा की भी नहीं लगती। उड़ीसा में हमने देखा था पिछली वीडियो में, उड़ीसा में सिमली पाल नेशनल पार्क उड़ीसा में है। भीतरकनिका नेशनल पार्क दोस्तों कहाँ पे है? भीतरकनिका नेशनल पार्क भी कहाँ पे? उड़ीसा में। हमने उड़ीसा में देखा था चिल्का झील, जो खारे पानी की झील है, वो भी कहाँ पे है? उड़ीसा में। हमने उड़ीसा में देखा था नलवाना पक्षी विहार दोस्तों, कहाँ पे है? ये भी उड़ीसा में। बिरसा मुंडा स्टेडियम, हॉकी का जो सबसे बड़ा स्टेडियम बन रहा है, वो भी भुवनेश्वर उड़ीसा में बन रहा है। और उड़ीसा में एक मंदिर है, उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ का मंदिर पूरी उड़ीसा में देखने को मिलता है दोस्तों। और इसके साथ में एक और फेमस मंदिर है, कोणार्क जो स्थान है, कोणार्क के स्थान पर एक सूर्य मंदिर है, जो फेमस मंदिर है, सूर्य मंदिर, जो ब्लैक पैगोडा के नाम से इसे जाना जाता है, कोणार्क के सूर्य मंदिर को। और इसकी स्थापना गंग वंश द्वारा की गई थी। और इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? गंग वंश के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीर्षक आई डू व्हाट आई डू की किसकी किताब हाल ही में जारी की गई? आई डू व्हाट आई डू, ये जो बुक है, ये किसकी बुक है? तो ये बुक है जो हमारे आरबीआई है, इनके भूतपूर्व गवर्नर रघुराम राजन की बुक है, आई डू व्हाट आई डू। एक और पुस्तक है ओवरड्राफ्ट जो बुक है, वो किसकी है? वो है उर्जित पटेल, ये किसकी बुक है? ओवरड्राफ्ट। आरबीआई की हम बात करें, आरबीआई के जो 25वें अभी वर्तमान में जो गवर्नर है, उनका नाम क्या है? शक्तिकांत दास, ये मैंने पिछली वीडियो में बताया है दोस्तों। और आरबीआई की स्थापना कब? 1934 के अधिनियम से इसकी स्थापना कब होती है? 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई थी। इसका जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, वो कहाँ पे है? मुंबई में। तो ये सारे फैक्ट किसकी है? आरबीआई के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्रकूट रामायण की महाकाव्य अवधि से एक लोकप्रिय नाम है। चित्रकूट मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? चित्रकूट है जो, वो मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो चित्रकूट मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है। इसका आधा भाग मध्य प्रदेश में और आधा भाग उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटियनदाई मंदिर और गोला मठ की बात तो हम पिछली वीडियो में भी कर चुके हैं। गोला मठ कहाँ पे है? सतना मैहर में गोला मठ देखने को मिलता है। और ये भगवान शिव को समर्पित एक मंदिर है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पटियनदाई मंदिर और गोला मठ मंदिर कहाँ पे है? सतना में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंदसौर में डॉक्टर रघुवीर सिंह के निजी संग्रहालय को कहा जाता है? श्री नट नागर शोध संस्थान, बचन संस्थान, चिरंगी संस्थान या जगतपुर संस्थान। तो जो मंदसौर में जो डॉक्टर रघुवीर सिंह के एक नाम से एक संग्रहालय है, उसको जाना जाता है श्री नटनागर शोध संस्थान, इस नाम से भी इसको जाना जाता है। नेक्स्ट, चौरागढ़ का प्रसिद्ध शिव मंदिर, ये आप लोग पचमढ़ी गए होंगे तो ये आपको पता होगा कि ये प्रसिद्ध मंदिर है चौरागढ़ का, पचमढ़ी में स्थित है और जो भगवान शिव के लिए समर्पित है। यहीं पे धूपगढ़ की चोटी, यहीं पे धूपगढ़ जो चोटी है, ये आपकी सतपुड़ा पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है क्या? धूपगढ़। धूपगढ़ चोटी कहाँ पे है? सतपुड़ा में है और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में है और ये मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। देवास में प्रसिद्ध सिद्धेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? देवास का जो प्रसिद्ध सिद्धेश्वर मंदिर है, सिद्धेश्वर मंदिर की बात करें तो देवास में कहाँ पे है? नेमावर
में स्थित है, नेमावर देवास में स्थित है कौन सा मंदिर? सिद्धेश्वर मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता से पहले निम्नलिखित में से किसी निर्माण का पेरिस कहा जाता था? स्वतंत्रता से पहले की बात की जा रही है और निर्माण की पेरिस की बात की जा रही, तो ये कहा जाता था बड़वानी को। बड़वानी को निर्माण के पेरिस के रूप में स्वतंत्रता से पहले जाना जाता था। खरगोन, खरगोन की बात करें तो हमने देखा था खरगोन में सर्वाधिक किसका उत्पादन होता है? मिर्च का उत्पादन होता है। हमने देखा था छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा में देखा था हमने किसका उत्पादन होता है? सबसे सर्वाधिक आलू का उत्पादन होता है दोस्तों। छिंदवाड़ा में एक फेस्टिवल है गोट मार फेस्टिवल, गोट मार त्योहार, जो पीएससी में हर बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट अलीराजपुर की बात करें तो अलीराजपुर क्या है? अलीराजपुर न्यूनतम, हमने पढ़ा था न्यूनतम साक्षर जिला, वो कौन सा है? अलीराजपुर। और सर्वाधिक साक्षर कौन था? सर्वाधिक साक्षर कौन था दोस्तों? तो सर्वाधिक जो साक्षर जिला था वो था जबलपुर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आबादी के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो ये आबादी के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। पूछा है, लिखना, इनको नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है वो लिख लेना। आबादी के हिसाब से सर्वाधिक जनसंख्या, सर्वाधिक जनसंख्या आपको देखने को मिलेगी कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। ठीक है। और न्यूनतम जनसंख्या की बात करें तो न्यूनतम जनसंख्या देखने को मिलेगी आपको सिक्किम, सिक्किम में आपको न्यूनतम जनसंख्या देखने को मिलेगी। और क्षेत्रफल के हिसाब से, ये पिछली वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से हम देखें कि सबसे बड़ा जिला, सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। 1 नवंबर सन 2000 से ये फैक्ट बदल गया था, इससे पहले क्या था? मध्य प्रदेश। तो सन 1 नवंबर 2000 से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। और सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सबसे छोटा राज्य है कौन सा? गोवा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किस उच्च न्यायालय ने गंगा और यमुना नदियों को जीवित संस्थानों के रूप में मान्यता दी है? उस उच्च न्यायालय का नाम बताना जिसने गंगा नदी को और यमुना नदी को जीवित संस्थानों के रूप में मान्यता दी है। तो यह इलाहाबाद उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, उत्तराखंड उच्च न्यायालय या झारखंड उच्च न्यायालय। तो ये जो मान्यता दी है ये याद रखना उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने दी है। जरूर आपको देखने को मिलता है कि गंगा नदी इलाहाबाद से भी होकर के निकलती है, लेकिन इसका सही आंसर क्या है? उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने गंगा और यमुना को जीवित एक संस्थान के रूप में मान्यता दी है। हम यहाँ पे जो हमारे लिए रिलेवेंट है वो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की बात करें तो इसका जो हेड क्वार्टर कहाँ पे है? जबलपुर में है। ठीक है, हेड क्वार्टर जबलपुर में है। और इसके जो पहले मुख्य न्यायाधीश थे पहले, वो कौन थे? हीरालाल जी कानिया। ये कौन थे? हीरालाल जी कानिया मध्य प्रदेश के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। फिर इसके बाद देखते हैं कि हाई कोर्ट की 2 खंडपीठ देखने को मिलती हैं। 2 खंडपीठ कहाँ देखने को मिलती हैं दोस्तों? आप लोग बता सकते हैं। इसमें पहली देखने को मिलेगी आपको इंदौर में और दूसरी मिलती है ग्वालियर में। तो ये हाई कोर्ट, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की बात हुई। हाई कोर्ट कहाँ पे है? जबलपुर में है। इसके जो पहले जो न्यायाधीश थे वो थे हीरालाल जी कानिया, और इसकी जो खंडपीठ है एक इंदौर में और दूसरी कहाँ मिलती है? ग्वालियर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? तो भारत के जो मिसाइल मैन है वो जाना जाता है हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भारत के मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। कौन है? डॉक्टर अब्दुल कलाम। अगर पूछ ले आपसे दोस्तों मिसाइल वुमेन के नाम से, तो इसको लिख लेना आप लोग, मिसाइल वुमेन के नाम से कैसे जाना जाता है? टेसी थॉमस, इनको मिसाइल वुमेन के नाम से जाना जाता है।
टाइगर मैन की बात करें, टाइगर मैन ऑफ इंडिया तो कौन से हैं? कैलाश सांथला, कैलाश सांथला टाइगर मैन के नाम से जाना जाते हैं। ठीक है ये। और एपीजे अब्दुल कलाम की अगर हम बात करें, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, तो ये हमारे 11वें राष्ट्रपति रह चुके हैं सन 2007 से 2012 तक। और ये इनका जन्म हुआ था 1931 में, 15 अक्टूबर 1931 को इनका जन्म रामेश्वरम में। यहाँ अच्छे से नोट कर लो, जन्म इनका जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1931 में रामेश्वरम, तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ था। ये हमारे इनकी मृत्यु मेघालय शिलोंग में एक भाषण देने के दौरान हुई थी। और ये हमारे 11वें नंबर के राष्ट्रपति रह चुके हैं सन 2007 से 2012 तक। और इनको क्या कहा जाता है? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया इनको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने किस एयरलाइंस का निजीकरण करने की घोषणा की है? कौन सी एयरलाइन का निजीकरण करने की घोषणा की है? एयर इंडिया, महाराजा एयरलाइंस, एयर इंडिया, सॉरी यहाँ पे एयर एशिया लिखा है, यहाँ पे एयर इंडिया, विस्तारा। तो ये जो है इसकी जो जिसकी बात करी गई है उसका नाम है एयर इंडिया। एयर इंडिया की स्थापना, एयर इंडिया की स्थापना सन 1932 में टाटा एयरलाइंस किसके रूप में हुई थी? टाटा एयरलाइंस के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। फिर इसकी स्थापना किसने की गई थी? JRD टाटा द्वारा इनकी स्थापना की गई थी। फिर 1946 में इसका नाम बदल करके एयर इंडिया लिमिटेड कर दिया गया था। और फिर 1953 में जो भारत में सभी जो आपकी एयरलाइंस थी उनका राष्ट्रीयकरण हुआ था बाद में। वर्तमान में ये जो एयरलाइंस है ये फिर 1953 के बाद राष्ट्र की संपत्ति बन गई थी, सार्वजनिक रूप की संपत्ति बन गई थी। लेकिन वर्तमान में फिर से ये टाटा सन्स के पास ये इसके पूर्ण स्वामित्व किसके पास हो गया है? टाटा के पास इसका हो गया है। यहाँ पे आप टाटा के बारे में, इसके एयरलाइंस के बारे में, एयर इंडिया के बारे में यहाँ पे आप इसकी जानकारी देख सकते हैं कि 1932 में किसकी स्थापना की गई थी? JRD टाटा द्वारा टाटा एयरलाइंस के रूप में इसकी शुरुआत हुई। 1946 में टाटा एयरलाइंस का नाम बदलकर एयर इंडिया कर दिया गया था। कब कर दिया गया था? 1946 में। ठीक है। फिर 1953 में ये इसका राष्ट्रीयकरण हो गया था। फिर 1920 में सरकार ने इसको पुनः से इसके 100% शेयर बेचने का प्लान बनाया था। तो वर्तमान में ये पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी टाटा के पास पुनः पहुंच गई है, टाटा एयरलाइंस। ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे टाटा के बारे में। आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये और पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और इसी तरीके की वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू।